इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। कार्यक्रम किसानवाणी सुन रहे हमारे सभी किसान भाइयों बहनों और श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम किसानवाणी में। और आज आपके साथ मैं हूँ शैलेंद्र चौधरी और मैं कुलदीप भैया। तो स्वीकार कीजिए हमारी राम राम। आपको भी हमारी राम राम कुलदीप भैया। आपको भी बहुत बहुत राम राम शैलेंद्र भैया। और चलिए अब समय नहीं गवाते हैं और जल्दी से आज के हमारे कार्यक्रम के आकर्षण बता देते हैं। बिल्कुल भैया, हमारी आज की बात होगी मृदा परीक्षण की आवश्यकता क्यों, बिल्कुल है ना जी। साथ ही आज हम रेडियो रिपोर्ट भी सुनेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान परिसर पूसा नई दिल्ली में आयोजित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम धन धान्य योजना एवं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के शुभारंभ अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र छिंदवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम की हम रेडियो रिपोर्ट सुनेंगे। बिल्कुल भैया। और इसके साथ ही किसान भाइयों मेहमान क्रम होगा ग्राम गुरैया रमना के युवा किसान श्री जगन्नाथ लाड़े से सब्जी वर्गीय फसलों पर अपने कुलदीप भैया ने बातचीत की है, वो आपको सुनवाएंगे। और इसके साथ ही होंगे लोकगीत और लोक भजन, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण संदेश बिल्कुल होंगे कुलदीप भैया। चलिए किसान भाइयों, अब जुड़ते हैं हमारी आज की बात से, जिसमें हम आज मृदा परीक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों जरूरी होता है मृदा परीक्षण, इसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा विषय है शैलेंद्र भैया मृदा परीक्षण। और आज भी हम देखते ही हैं कि हमारे किसान भाई जो है मृदा परीक्षण की ओर ज़्यादा जागरूक नहीं है। और उसी का कारण है कि हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से बार बार उन्हें मृदा परीक्षण के लिए सचेत भी करते रहते हैं ना। किसान भाइयों, हम सभी जानते ही हैं कि खेती में मिट्टी का कितना महत्व होता है। अगर हमारे खेतों की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाए, पोषक तत्व कम हो जाए, तो फसलों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। और अगर थोड़ा सा भी उत्पादन पर प्रभाव पड़े तो भैया आमदनी पर भी असर पड़ता है ना। इसीलिए किसान भाइयों समय समय पर अपने खेतों की मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाना चाहिए। अब इसकी आवश्यकता क्यों है, तो किसान भाइयों मिट्टी परीक्षण करवाने से मिट्टी के पोषक तत्वों के बारे में जानकारी मिलती है और उसकी क्षमता के बारे में भी हमें समय समय पर पता चलता रहता है। बिल्कुल किसान भाइयों, मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही यह तय होता है कि किस फसल में कितनी उर्वरक क्षमता देनी है, उसकी मात्रा कितनी होगी। साथ ही ऐसी भूमि का भी पता चल जाता है जहां पर उर्वरकों को देने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी दशा में किसानों की लागत बचती है। बिल्कुल, और मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही यह भी पता चल जाता है कि उस भूमि के लिए कौन कौन सी फसल उपयुक्त होती है ना। और अब किसान भाइयों, अगर आपको मिट्टी परीक्षण करवाना है तो मिट्टी परीक्षण के लिए मिट्टी का नमूना कैसे लें, इस पर भी बात हम कर लेते हैं। बिल्कुल किसान भाइयों, नमूने लेने के लिए 1 हेक्टेयर खेत के लगभग 15 से 20 स्थानों से नमूने लेने की आवश्यकता होती है। मतलब कि जिस खेत से नमूना लेना है उस खेत का 1 हेक्टेयर भाग चयन कर लिया जाता है और उस 1 हेक्टेयर भाग के अलग अलग जगहों से लगभग 15 से 20 स्थानों से मिट्टी का नमूना लिया जाता है। बिल्कुल सही कहा शैलेंद्र भैया आपने। और नमूना जहाँ से लेना होता है ना भैया, वहाँ से घास फूस कचरा है ना, ये सब जो है साफ करके खुरपी या फावड़े की सहायता से हमें कम से कम 15 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदना है ना। और किसान भाइयों, ये गड्ढा अंग्रेजी के अक्षर V आकार का खोदा जाता है ना। और उसमें से मिट्टी की एक परत काटकर साफ बाल्टी में हमें जमा करना होता है। बिल्कुल। इसके बाद किसान भाइयों, इन सभी 15 से 20 नमूनों को आपस में अच्छी तरह मिलाकर धूप में सुखाया जाता है और बाद में इनमें से कंकड़ पत्थर खरपतवार पौधों की जड़ों को अलग कर दिया जाता है। बाकी बची मिट्टी को चौकोर आकार में एकत्रित किया जाता है। फिर उसके 4 भाग बनाकर 2 विपरीत दिशा वाले भागों को निकालकर अलग कर दिया जाता है। बिल्कुल। और फिर इस मिट्टी को भैया किसी एक कपड़े की थैली में भरकर इसमें पहचान लगाकर हमें प्रयोगशाला में भेजना होता है। बिल्कुल किसान भाइयों, ध्यान रहे कि अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों की जांच करवानी है तो नमूना सील की खुरपी में एकत्र हमें करना चाहिए, है ना। जी बिल्कुल। और इसके बाद इसे पॉलीथीन की थैली में हमें एकत्र करना चाहिए। बिल्कुल ध्यान रहे किसान भाइयों की नमूना लेते समय आपको बिना जंग लगी खुरपी या फावड़ा का उपयोग करना है।
साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि ऐसे स्थानों से नमूना नहीं लेना है जहां खाद के गड्ढे हो, मेड़ों के पास के, पेड़ों के नीचे के, खेतों में फसलों के अवशेष पड़े हों, पानी का रिसाव होता हो या फिर खेतों की मिट्टी बहती हो, वहां से नमूने नहीं लेने हैं। बिल्कुल। और नमूने को भैया प्रयोगशाला में भेजने के लिए 3 प्रति में हमें सूचना बनाकर रखनी चाहिए, है ना। अब 3 क्यों? तो एक प्रति जो होती ना शैलेंद्र भैया, वो थैली के अंदर, दूसरी थैली के मुंह पर हमें बांधना चाहिए, और तीसरी भैया जो प्रति होगी वो किसान अपने पास खुद रख ले, है ना। इन तीनों प्रतियों में किसान का नाम, पता, खेत का खसरा नंबर या पहचान चिन्ह, खेत सिंचित है या असिंचित है, पहले बोई गई फसल का नाम, आने वाली फसल का नाम जो बोई जाने वाली है, नमूना लेने की तारीख, ये सब जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो सब होनी चाहिए। बिल्कुल भैया। इसके बाद किसान भाइयों, इन नमूनों से प्रयोगशाला में जांच के बाद पता चलता है कि उस मिट्टी का पीएच मान कितना है, मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय प्रकृति की है। किसान भाइयों, मिट्टी से प्राप्त पोषक तत्वों को पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। सामान्य रूप से मिट्टी के पीएच मान 6.1 से 7.5 के मध्य ग्रहण किया जाता है। पीएच मान 6.5 से कम होने पर मिट्टी अम्लीय होती है और 7.5 से ज़्यादा होने पर मिट्टी क्षारीय होती है। और अम्लीय भूमि के लिए भैया जो है वो चूने, और क्षारीय भूमि के लिए जिप्सम की आवश्यकता मात्रा को जानने के लिए मिट्टी परीक्षण किया जाता है। जैसा कि शैलेंद्र भैया आपने बताया कि पीएच मान जो है अगर 6.5 से कम हो तो मिट्टी अम्लीय होगी, और 7.5 से ज़्यादा होने पर मिट्टी क्षारीय होती है। तो उस स्थिति में आपको हमारी जो भूमि है वो अम्लीय है या क्षारीय, उस हिसाब से हमें खाद उर्वरक का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, और उसी के लिए हम मिट्टी परीक्षण करवाते हैं। बिल्कुल। किसान भाइयों, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो नमूना आप ले रहे हैं उसको उर्वरकों के पास हमें नहीं रखना है, ना ही इसे सुखाना है। बिल्कुल। साथ ही किसान भाइयों, यदि खेत में सघन उत्पादन ले रहे हैं तो नमूने के एक फसल चक्र के पूरा होने पर ही हमें लेना चाहिए, या फिर 3 सालों में एक बार हमें मिट्टी परीक्षण जरूर करवाना चाहिए। बिल्कुल। किसान भाइयों, आप भी अपनी फसलों के भरपूर उत्पादन लेने के लिए मिट्टी परीक्षण जरूर करवाएं। इससे आपको अपने खेतों की मिट्टी की पूरी जानकारी मिलती है, जिससे आप निर्धारित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग कर अतिरिक्त लागत से छुटकारा पा सकते हैं और उत्पादन भी भरपूर ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये तो थी हमारी आज की बात, मिट्टी परीक्षण की आवश्यकता क्यों। अब चलिए जुड़ते हैं मेहमान क्रम से और आपको सुनवाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान परिषद पूसा नई दिल्ली में आयोजित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम धन धान्य योजना एवं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के शुभारंभ के अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। सभी श्रोताओं को रजनीश शर्मा का नमस्कार। आज दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान परिषद पूसा नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रस्तुत है कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा में आयोजित हुए इस कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट। कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर डीसी श्रीवास्तव ने इस कार्यक्रम के संबंध में आकाशवाणी को जानकारी देते हुए बताया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना एवं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत और शुभारंभ किया जा रहा है। धन धान्य कृषि योजना जो है पूरे देश में 100 आकांक्षी कृषि जिलों को विकसित करने की योजना की घोषणा की गई है। जो मुख्य रूप से जो इसका उद्देश्य है, हमारे मध्य प्रदेश में इसमें लगभग 8 जिले हैं, जो कि इसका उद्देश्य ये है कि हम पशु चिकित्सा, कृषि में और उद्यानिकी में सभी जो कृषि जो बहुआयामी जो हमारा क्षेत्र है उसमें हम कैसे आत्मनिर्भर हों, कैसे हम किसानों को लाभ पहुंचाएं। इस योजना के अंतर्गत
प्रत्येक जिले की जिला कृषि विकास योजना तैयार की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार और किसानों की आय बढ़ाना है। इसमें मुख्य बात यह है कि विभिन्न योजनाओं को एक छत के नीचे लाकर प्रभावी ढंग से इसको लागू किया जाएगा। किसानों, स्थानीय स्वशासन, कृषि विश्वविद्यालय और व्यापारियों के संगठनों को शामिल किया जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, इसकी शुरुआत आज एक ऐतिहासिक पहल है। इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और दालों में आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। ये जो योजना है ये 6 वर्षों के लिए लागू होगी। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक और उपभोक्ता भी है, उसके बावजूद हमें दालों को आयात करना पड़ता है। इसी संदर्भ में इस आयात को कम करने और दलहन निर्भरता को, जो आत्मनिर्भरता उसको बढ़ाने के लिए जो है अधिक उत्पादन करने के लिए ये 6 वर्षीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की घोषणा की गई है। इसमें मिशन के बारे में आपको बताऊंगा कि व्यापक रूप से उपभोक्ता वाली 3 मुख्य फसलें जैसे तुअर, उड़द, मसूर की जो दाल है उसका उत्पादन पर विशेष फोकस किया जाना और इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाना तथा इसी आधार पर जो है उन्नत बीज किसानों को उपलब्ध कराना। इसमें जो बीज उत्पादन की ज़्यादा जो हमारा यदि बीज उत्पादन बढ़ाना होगा, मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम, कृषि यंत्रीकरण, उप मिशन, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग, पौध संरक्षण, ये सब चीज़ों को बढ़ावा देना है ICR के माध्यम से, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से तथा पड़ती भूमि और अन्य विविधीकरण योग्य भूमि को लक्षित करके दलहन के अंतर्गत 35 लाख हेक्टेयर का विस्तार किया जाना है। माननीय प्रधानमंत्री का जो उद्घाटन कार्यक्रम है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और धन धान योजना का वर्चुअल माध्यम से प्रसारण किया जाएगा, जिसमें माननीय सांसद महोदय और समस्त जिले के विभाग और किसान भाई यहाँ पर वर्चुअल माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनेंगे और अधिक से अधिक जानकारी अन्य विषयों में, ताकि साथ में तकनीकी सत्र भी आयोजित किए जाएंगे वैज्ञानिकों द्वारा, जिसके तहत प्राकृतिक खेती, दलहन उत्पादन इत्यादि पर जो है तकनीकी सत्र भी किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ छिंदवाड़ा एवं पांडुना जिले के सांसद श्री बंटी विवेक साहू जी के द्वारा सरस्वती पूजन के साथ किया गया और राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर पूसा नई दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा PM धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के शुभारंभ का वर्चुअल प्रसारण माननीय सांसद महोदय, कृषि वैज्ञानिकों और उप संचालक कृषि श्री जितेंद्र सिंह जी और उपस्थित किसान भाइयों की गरिमामय उपस्थिति में किया गया। PM धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित हुए इस कार्यक्रम में माननीय सांसद श्री बंटी विवेक साहू जी ने आकाशवाणी छिंदवाड़ा से बात करते हुए कहा कि आज का दिन कृषि के क्षेत्र में ऐतिहासिक दिन है। भारत कृषि के क्षेत्र में विकसित राष्ट्र बने, भारत कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने और स्वदेशी को लेकर के कृषि में आगे बढ़े, इसको लेकर के प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि अभियान का प्रारंभ हुआ है। साथ ही साथ दलहनों में हम आत्मनिर्भर बने, इस अभियान की भी शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि अभियान, इसमें जो देश के 100 जिलों का चयन किया गया है, जो हमारे कृषि के क्षेत्र में पिछड़े जिले हैं, वहाँ पर की समस्याओं और उनको परेशानियों को जान करके वहाँ पर कृषि का उत्पादन बढ़ाया जाए। साथ ही साथ नई उन्नत तकनीक से वहाँ कैसे कृषि बढ़ाई जा सकती है, हम वहाँ पर सिंचाई के क्या अवसर उपलब्ध करवा सकते हैं, पशुपालन में क्या बढ़ाया सकता है, शहद के उत्पादन में क्या कर सकते हैं, साथ ही साथ इसमें प्राकृतिक और जैविक खेती को कैसे जोड़ा जा सकता है। यह अभियान, इस अभियान में केंद्र सरकार के द्वारा, हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही साथ दूसरा अभियान दलहनों पर आत्मनिर्भरता का है। देखिए, प्रधानमंत्री सम्मानित श्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि जब आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण हो जाए 2047, उसके पहले भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है। तो यह तभी संभव है जब हम कृषि के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बने। आज हम लोग देश दुनिया में दलहनों में उत्पादन में नंबर 1 में हैं, लेकिन फिर भी हम दलहन दालें जो हैं दूसरे देश से आयात करते हैं। तो दूसरे देशों के ऊपर निर्भरता को समाप्त करते हुए दलहन के क्षेत्र में आगे बढ़े, उसमें उत्पादन में आगे बढ़े। इसके लिए लगभग 11,400 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि किसानों के कल्याण के लिए उन्होंने यह 2 नई योजनाएं प्रारंभ करी है। मैं किसान साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा छिंदवाड़ा जिला मक्के में देश में नंबर 1। हमारे जिले के किसान साथी बड़े मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी खेती
खेती किसानी का काम करते हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया, साथ ही साथ हमको आज अपने स्वास्थ्य की भी चिंता करना चाहिए। 2 निवेदन मैं उनसे करूंगा कि हम लोग प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर आगे बढ़े। साथ ही साथ जो नरवाई हम लोग जलाते हैं उससे वायु प्रदूषण होता है, हमारी जमीन की उत्पादन क्षमता समाप्त होती है। तो कृपया करके जैविक खेती, प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़े, नरवाई को न जले, नरवाई का प्रबंधन करें। आज हैप्पी सीडर आ गए हैं, सुपर सीडर आ गए हैं, जिसके माध्यम से नरवाई को जला करके नहीं उसका उपयोग किया जा सकता है। तो इन 2 निवेदन मैंने किसान साथियों से करना चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। उप संचालक कृषि जिला छिंदवाड़ा श्री जितेंद्र सिंह ने भी इस कार्यक्रम के संबंध में अपने विचार रखे। हमारे किसान भाइयों के लिए आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 स्कीमें लॉन्च की हैं, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, कृषि धन धान्य योजना। इस योजना के बारे में जो देश के 100 जिले चयनित किए गए हैं वहाँ के लिए, साथ ही उसी पैटर्न पर पूरे देश पे हम छिंदवाड़ा जिले में भी ये प्रयास करेंगे उसी पैटर्न पर कि जो 36 स्कीम मिल के और किसानों का कैसे बेहतरी की जा सके, कैसे विकास किया जा सके। इसके साथ ही जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूसरी स्कीम बोली, दलहन आत्मनिर्भर दलहन मिशन की, इसमें हमारे जिले में बहुत संभावनाएं हैं। आज की स्थिति में भी छिंदवाड़ा जिले में 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा रकबे पे दलहन की खेती हो रही है और जो कि प्रदेश में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें विभाग का प्रयास रहेगा कि इस एरिया को और हम आगे ले जाएं किसानों के साथ मिलके और देश के विकास में सहयोग दे सकें। माननीय सांसद महोदय श्री बंटी विवेक साहू, उप संचालक कृषि श्री जितेंद्र सिंह जी और कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा के प्रमुख एवं प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर DC श्रीवास्तव के उद्बोधन और कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किसान भाइयों के सम्मान के साथ इस कार्यक्रम का समापन किया गया। तो ये थी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज नई दिल्ली में PM धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के शुभारंभ के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। राष्ट्रीय विज्ञान परिसर पूसा नई दिल्ली में आयोजित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा PM धन धान्य योजना एवं दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के शुभारंभ अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र छिंदवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम की अभी आप सुन रहे थे रेडियो रिपोर्ट। और शैलेंद्र भैया, अब चलते हैं राम प्रसाद अहिरवार की आवाज़ में, सुनते हैं ये प्यारी सी गारी। बिल्कुल भैया, चलिए।
जब से दुनिया बदल गई है तो राम नाम बदले नैया, शंकर से दानी नैया। गंगा जमुना दे दोई बहने, हमको साथी साथी कहने। अरे गंगा जमुना दे दोई बहने, हमको साथी साथी कहने। अरे प्रागराज से सट नैया, शंकर से दानी नैया। अरे प्रागराज से सट नैया, शंकर से दानी नैया। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज़ करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। चलिए किसान भाइयों, इस सुंदर से गीत और संदेशों के बाद अब जुड़ते हैं मेहमान क्रम से और आपको सुनवाते हैं ग्राम गुरैया रमना के युवा किसान श्री जगन्नाथ लाड़े से सब्जी वर्गीय फसलों पर बातचीत। और इनसे बातचीत की है हमारे कुलदीप भैया ने। किसान भाइयों, आज के मेहमान क्रम के अंतर्गत आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं गुरैया रमना के युवा व प्रगतिशील कृषक श्री जगन्नाथ लाड़े से। जगन्नाथ भैया राम राम। जय राम जी के भैया। जगन्नाथ भैया, अभी हम आपके खेतों में देख ही रहे हैं कि आपने बरबटी लगाई हुई है, कुछ जगह में भिंडी लगी हुई है और अभी मक्का तोड़ाई का कार्य भी चल रहा है। अब आगे आप कौन सी फसल लगाने का विचार कर रहे हैं? अब हमारा आगे लगाने का विचार तो ये बन रहा है कि हम 1 एकड़ करीब में फर्रास लगाने का विचार जम रहा है और बाकी में हम गेहूं लगाएंगे। हमारे पास तो ज़मीन वैसे 6.5 एकड़ है, पर उसमें हम 1 एकड़ में भी तुरंत में लगाएंगे फर्रास। और उसके बाद में जैसे बरबटी की जगह हो गई और भिंडी की जगह जो खाली होगी हम उसमें फिर फर्रास लगाएंगे। जगन्नाथ भैया, फर्रास की तैयारी आप कर रहे हैं। चलिए, हमारे सभी किसान भाइयों को आप फर्रास के लिए भूमि की तैयारी किस तरीके से करते हैं ये बताएंगे? हम भूमि की तैयारी इस टाइप से, उसमें 2 बार का हमने मार दी कल्टीवेटर और उसके बाद में हमारे पास हल से जो है, हमारे पापा बोलते हैं कि बोले हल से 1 नंबर जुताई करो तो बोले उपज अच्छी होती है, तो हमने एक बार उसमें हर घुमा चुके हैं। उसके बाद अब घाड़ निकाल के कंप्लीट करके अब फर्रास की बुआई चालू करना चाह रहे हैं। जगन्नाथ भैया, फर्रास लगाते समय 1 एकड़ में हमें कितना बीज लगता है और लगाने की विधि क्या होती है? लगाने की विधि ऐसा है कि 1 फीट के अंतराल में, मतलब थोड़ा सा किनारे में 1 फीट के थोड़ा सा करीब में होते हुए 1 फीट के करीब पेड़ लगाना चाहिए। चौड़ाई अगर लेते हैं तो वो तकरीबन 1.5 फीट से होना चाहिए और 1 एकड़ में मेरे लगभग 8 से 9 किलोग्राम बीज चला जाता है। जगन्नाथ भैया, अगर हम निश्चित दूरी का ध्यान रखें तो निश्चित तौर पर हमारे बीज की जो मात्रा है वो हम बचा सकते हैं। इस बात का आप ख्याल रखते हैं? हाँ, अब जैसे बनिहारों के हाथ हम जैसे लगवा रहे हैं
तो वो ऐसा है कि थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जगन्नाथ भैया, महंगाई के इस समय में हमारे लिए बीज को बचाना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि बीज आजकल सस्ते नहीं आते हैं। निश्चित दूरी का ध्यान रखते हुए हमको बीज लगाना चाहिए ताकि हम बीज की मात्रा को बचा सके। अब इसमें पानी, सिंचाई एवं उर्वरक की मात्रा आप किस तरीके से देते हैं? उर्वरता की मात्रा जो है तो बीज उगने के बाद तकरीबन हम फिर भी 15 से 20 दिन के बाद उसमें ऐसा है कि हल्का सा मतलब यूरिया DAP मिक्सचर करके उसमें खुरपाई करने के बाद उसके बाद में उसमें पानी नियंत्रण चलने दिया जाता है। 1 महीने का जब पेड़ होता है उसके बाद में दूसरी बार भी हम वही उपयोग करते हैं उसमें। और सिंचाई हमें कितने कितने दिनों के अंतराल से करनी चाहिए? अब जिस किसी की अगर मान लो मोटी ज़मीन है, काली मिट्टी वाली ज़मीन अगर है तो 1 हफ्ते के अंतराल में सिंचाई हो जाती है। और जैसे हल्की ज़मीन है तो अब जैसे तापमान को देखते हुए 3 दिन में 4 दिन में बगाना पड़ता है इसको। जगन्नाथ भैया, आज के समय में वैज्ञानिक तरीके से हम लोग खेती कर रहे हैं, ड्रिप सिंचाई पद्धति, स्प्रिंकलर का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, तो इन सारी तकनीकों का आप इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? नहीं, इसका हम जो है उपयोग करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे खेत से इस समय में क्या है कि रिंग रोड जा चुकी है, हमारी जो ज़मीन है 2 भाग में बढ़ चुकी है, तो हमारी जो है 1 तल ज़मीन जो पहले थी वो इस टाइप से रही नहीं है अभी इस टाइम पर। तो हम सोच रहे हैं कि अब ये फसल निकलने के बाद पूरा मतलब उसको GCP लाकर कंप्लीट करवा के हम पूरा ड्रिप डलवाएं। आप तो युवा भी हैं और देख ही रहे हैं कि वैज्ञानिक तरीके से खेती करने में और पुरानी जो पद्धति है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। उत्पादन में भी फर्क आता है, साथ ही साथ लागत में भी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो अगर आप वैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। क्या आप अपने घर पर भी जैविक खाद बनाने का प्रयोग करते हैं? हम हमारे घर पे भी हम अभी तो जैविक खाद हमने बनाया नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि जैविक खाद और हम सब्जी भाजी में जो है हम उसका जैविक का जो है थोड़ा बहुत हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय में भी। किस तरीके से भैया? अभी जो अपने खजाना है, बिंजाइल है, जैसे जैविक खाद की जो टॉनिक आ रही है रासायनिक, उसमें हम जो क्या है कि डाल के खेती में हम अभी सिंचाई वगैरह उससे कर रहे हैं। और हमारे पास जो है कि थोड़ा सा ऐसा सोच रहे हैं कि प्रोडक्ट बनाया जाए कि जैसा गाय का गौमूत्र हो गया, गोबर से क्या है कि हम खातू बनाना चाह रहे हैं, तो हम उसका खातू बना के खेत में उपयोग करना चाह रहे हैं। जगन्नाथ भैया, इसके लिए आपको कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग पूरा सहयोग करेगा। आप निश्चित तौर पर उन बड़े अधिकारियों से जाकर संपर्क करिए। जैविक खाद के लिए, ड्रिप सिंचाई के लिए, स्प्रिंकलर के लिए आपको भरपूर विभाग की तरफ से सहयोग भी प्राप्त होगा। चलिए हम फिर से हमारी बात फर्रास पर लौटते हैं। भैया, फर्रास कितने दिन की फसल है और कितने दिनों में इसके हमें तोड़े प्राप्त होने लगते हैं? फर्रास तो ऐसा है कि 40 से 45 दिनों के अंदर में फर्रास चालू हो जाती है और लगभग 2 से 2.5 महीने करीब रहती है। और अगर यही फर्रास हम ढके वाली पद्धति से लगाए तो कितने दिनों तक चलती है? ये तकरीबन 3 से 3.5 महीने चलेगी ढके वाली। जगन्नाथ भैया, आपसे बातें करके तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब चलते चलते जो हमारे युवा किसान भाई हैं जो आपकी बातों को सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि खेती से बढ़कर कोई रोजगार नहीं है। आप सभी लोग खेती से जुड़िए। आज अगर हम वैज्ञानिक तरीके से खेती करें तो बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। हम अगर समय के साथ खेती करें तो हमारी खेती जो है दुगना उत्पादन देती है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। जगन्नाथ भैया, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ चलिए अब आपसे लेते हैं विदा। आपने अपना अमूल्य समय हमारे कार्यक्रम को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम सभी किसान भाइयों, अभी आप मेहमान क्रम के अंतर्गत सुन रहे थे ग्राम गुरैया रमना के युवा किसान श्री जगन्नाथ लाड़े से सब्जी वर्गीय फसलों पर कुलदीप आकरे की बातचीत। और आइए जुड़ते हैं एक और संदेश से। किसानों की आमदनी में वृद्धि और उनके जीवन में खुशहाली, यही है संकल्प जिसे साकार करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है भारत सरकार। इसी दिशा में एक ठोस कदम है ई समृद्धि पोर्टल, जिसे नेफेड ने बनाया है। इस पोर्टल का उद्देश्य पंजीकृत किसानों के लिए फसल की खरीद और पैसे के भुगतान की संपूर्ण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद आसान है। किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ई समृद्धि वेबसाइट या ऐप पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। पैक्स और एफपीओ के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। ई समृद्धि पोर्टल पर फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपने विवरण और आधार नंबर के साथ पोर्टल पर रजिस्टर करें। ये QR कोड स्कैन करके भी किसान अपना पंजीकरण कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के उपरांत किसान अपनी उपज को MSP पर नेफेड के माध्यम से बेच सकते हैं और यदि बाजार मूल्य अधिक है तो बाजार में भी बेच सकते हैं। यानी तूर, मसूर और उड़द की MSP पर खरीदी की 100% गारंटी देता है नेफेड। नेफेड द्वारा पैसे का भुगतान नेफेड अकाउंट से सीधा किसान के खाते में किया जाता है। इस प्रक्रिया में
नेफेड और किसान के बीच कोई अन्य मध्य एजेंसी नहीं होती है। किसान इस पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। नेफेड से पंजीकृत किसानों को मिलता है फसल के सही दाम पर बिक्री का भरोसा। अगर आप किसान हैं तो आप भी ई समृद्धि पोर्टल का लाभ ले सकते हैं। पंजीकरण कराओ, फसल का उचित मूल्य पाओ। कृपया दिए गए QR कोड को स्कैन करके पंजीकरण कराएं। तो कुलदीप भैया देखिए, अब अपन ने आज की बात भी कर लिए है ना, और मेहमान क्रम भी सुनवा दिए, किसान भाइयों को रेडियो रिपोर्ट भी सुनवा दिए, और अब घड़ी इशारा कर रही है कि अपने किसान भाइयों से विदा लेने का समय हो गया है। तो मैं शैलेंद्र भैया और मैं कुलदीप भैया कहते हैं राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।